तो होने क्या वाला है? दीपक वोरा, आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले ही दर्शकों का ले लिया। तो वोरा सर, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मैटर को? इसको आपका टेक क्या है इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अकेले डिप्लोमेट को इतने सारे जनरल साहिबान के बीच में बिठा दिया आपने। मैं घर जा रहा हूँ सर। ये इन लोगों की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है जो हमारे आपके साथ बाकी पैनल पे है। अभी मैं सुन रहा था किसी को कहते हुए ये हो जाएगा, फिर तेल नहीं मिलेगा, फिर सोना का दाम ये हो जाएगा, फिर सारा वेस्ट एशिया जंग में आ जाएगा। एरेंट नॉनसेंस। कौन है ईरान का जो समर्थन करेगा? कौन अपनी फौज भेजेगा ईरान के साथ लड़ने के लिए? सऊदी अरेबिया जो ईरान से नफरत करता है, यूएई जो ईरान से डरता है, टर्की जो ईरान को एक राइवल मानता है, पाकिस्तान जो कहता है ईरान से अबे भाग जा, मैं हूं इस्लामिक समुदाय का लीडर। कोई नहीं हाथ उठाएगा। ईरान इज अलोन। ये समझ लीजिए सर, वेरी क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं। ये हमला क्यों किया है? इसराइल शुरू से किया जा रहा है। आपको याद है जनरल साहिबान, आपको याद होगा ऑपरेशन ओपेरा कब हुआ था? 1981। कौन से महीने में हुआ था? जून। इसराइल ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को ध्वस्त कर दिया था। जून का महीना था। ये कौन सा महीना चल रहा है सर? ये जून का महीना चल रहा है। एंड दिस वाज 1981। डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली, जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर। वही चीज इन्होंने अब की है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बाद। सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट पढ़िएगा, यू मे लाइक हिम, यू मे नॉट लाइक हिम, कि मैंने ईरान से कहा था 60 दिन दे रहा हूं न्यूक्लियर डील करने के लिए, तू नहीं माना, आज 61वां दिन है, तेरे को ठोक दिया है और इजराइल और ठोकेगा। सो अमेरिका का इंटरेस्ट इज ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। इजराइल का इंटरेस्ट डिटो नहीं होना चाहिए। बाकी जितने देश हैं सर, डोंट फॉरगेट, जब ये क्रांति आई थी ना, इस्लामिक रेवोल्यूशन, मैं वहीं था सर उस एरिया में 1979, जब ये खुमैनी शुमैनी आया था। क्या था उस समय स्लोगन? शाह को निकाल दिया है, अब सऊदी अरेबिया के शहनशाह को निकालेंगे, बहरीन को निकालेंगे, पूरी दुनिया में हम बनाएंगे इस्लामिक रिपब्लिक्स। व्हाट नॉनसेंस। ये चीजें ये लोग भूलते नहीं है। कोई नहीं खड़ा है ईरान के साथ अकेला। हाँ, बॉलीवुड की स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लिखी है कि शुरुआत इजराइल ने की, खत्म हम करेंगे। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दिस। फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर, वो हूथी फूथी कब से लाल सी, रेड सी में अपनी चीजें फेंक रहे हैं। क्या हुआ है सर? दुनिया बंद हो गई है? तेल बिक रहा है सर, चीजें जा रही हैं, थोड़ी महंगी हो गई हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये कि दुनिया में तो अब खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। 3 days 72 hours things will calm down, be back to normal। सर, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। मैंने बहुत ऐसे सिचुएशंस देखी हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बाद में सब ठंडे हो जाएंगे। ईरान कैन नॉट डू एनीथिंग। ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। ईरान के कहां गए वो सारे, मेरे पास ये हथियार है, वो हथियार है, ये इंशाअल्लाह मैं ये करूंगा, इंशाअल्लाह मैं, कहां गया वो सब? सब खत्म हो गया है सर। टेक इट फ्रॉम मी, ईरान इज इनकेपेबल। और इज फाइनली आई विल कंक्लूड, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने किससे बात की है सर? भारत के भी एक प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, अगर आप लोग नहीं जानते। उनसे कहा है कि मैंने क्या किया है। हमने भी बात की थी उनसे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ये दोस्ती है इन दोनों देशों की। और जो स्पाइस बॉम्ब, जनरल साहिबान आप सब जानते हैं, इसराइल के स्पाइस बॉम्ब जो आपने यूज किए थे, वो कौन सा है? नूर खान फान जो उनका एयरबेस है, द सेम थिंग दे हैव यूज्ड इन ईरान। बहुत सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द टू। आई ओनली वांट टू टेल यू सर कि ये कोई प्रिडिक्शन करना इसमें गलत है। सिर्फ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने अभी भी कहा ईरान से, इससे पहले कि तू पूरी तरह से खत्म हो जाए, एक न्यूक्लियर डील साइन कर दे। और अब आप देखेंगे सर, ईरान की जनता, इन्फ्लेशन आपको मालूम है ना सर, 80% है वहां पर। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग्स द यूथ 7% है। ये सड़कों पे निकलेंगे और मुल्ला रेजीम को बोलेंगे, मुल्ला भाई घर जाओ, अब यहां पर जेन्युइन डेमोक्रेसी आने दो। ये मेरा मानना है। मे बी आई एम रॉन्ग, पर ये मेरी असेसमेंट है। बोला सर, इंडिया और ईरान के टाइज का क्या फर्क पड़ता है? चाबहार पोर्ट हमको क्यों चाहिए था सर? इसलिए कि हम ईरान को डार्लिंग डार्लिंग कहते हैं? चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान हमें सेंट्रल एशिया में जाने नहीं देता, तो हमको एक ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए था। ऑल्टरनेटिव मिलेगा। हमने क्या इसमें पंगा लिया? हमने यही कहा जो हमने इजराइल, पुतिन साहब को भी कहा था, ये युद्ध का जमाना नहीं है, ये ईरा, जब आप शांति से बात करो, वही चीज हमने इजराइल से कही है। आगे जो करता है वो उसकी मर्जी है। हमने अपनी पोजीशन स्पष्ट कर दी है। और फिर ईरान मुझसे पंगा क्यों लेगा सर? आई एम द 4th सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। कौन मुझसे पंगा लेगा? ईरान। कौन है दोस्त उसका? बात रूस की बात करते हैं ना सब लोग सर, मैंने बहुत सुना है रूस के बारे में। बिल्कुल, कल रूस। ट्रंप, लेट मी कंप्लीट, कल ट्रंप और पुतिन की बात होगी,
पुतिन बोला कि यार टाइगर यूक्रेन को मैं खा जाता हूं, ईरान को तू खा जा, गेम ओवर। बलि की बकरी बनेंगे ये दोनों जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सॉरी, दिस इज माय व्यू एज एन अनडिप्लोमेटिक डिप्लोमेट। है, लेकिन सर व्यू तो क्लियर है आपका। मैं जल्दी से ओपी तिवारी सर का एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं माथुर सर और देवनाथ सर और सुदर्शन सर आपके पास आ रहा हूं। ओपी तिवारी सर। देखिए, मैं बोरा सर की बात से काफी हद तक, पूरा नहीं बस काफी हद तक सहमत हूँ। जहां तक ईरान का सवाल है, देखिए ईरान का कोई अरबियन कंट्रीज में या मुस्लिम कंट्रीज में उनका कोई दोस्त नहीं। सऊदी अरेबिया जिस तरीके से इस बार इजराइल के एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुए हैं, तो उन्होंने एयर स्पेस यूज किया है। किसका यूज किया है? सऊदी अरेबिया का, जॉर्डन का। इराक का तो इराक का भी यूज किया, लेकिन इराक को कंट्रोल अमेरिका का है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इन देशों ने अपना एयर स्पेस खाली करके बता दिया था इनको कि आप यूज कर सकते हैं। अभी नाउ ईरान को और कुछ स्ट्राइक करना पड़ेगा तो खाली मिसाइल फेंक सकता है। ये अपने एयरक्राफ्ट उनके ऊपर फ्लाइंग नहीं कर सकते, बिकॉज उनके एयरक्राफ्ट वही गिरा दिए जाएंगे। तो इनकी कोई दोस्ती नहीं है, बिकॉज ईरान का जैसा एटीट्यूड रहा है तो न सऊदी अरेबिया, न कतार, न जॉर्डन, न यूएई कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। एक सपोर्ट में जैसे रशिया की बात करता, चाइना भी खुल के सपोर्ट में नहीं आएगा, बिकॉज चाइना के अपने इंटरेस्ट है। एक ही देश में सोच सकता हूं जो इनके सपोर्ट में आ सकता है, वो नॉर्थ कोरिया। वो इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। अब पहली बात, उसकी बात में इसकी स्ट्राइक, इजराइल की स्ट्राइक को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। जिस तरीके से इंडिया ने वो ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्राइक किया था इंडियन एयरफोर्स पे, वही इजराइल ने किया। अभी देखिए उनके टॉप लीडर्स कहां पर थे, कैसे आइडेंटिफाई किया, इसका इंटेलिजेंस रिपोर्ट एंड पूरी खबर अमेरिका से ईरान इजराइल को मिली होगी। और यह कंबाइंड एफर्ट है, जो कह नहीं रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने बता दिया कि कंबाइंड एफर्ट है। अकेले करने में इतना आसान नहीं था, और 100% एफिशिएंसी ये अचीव नहीं कर सकते थे। तो ये जिस तरीके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ईरान ने पहली बार भी जब इजराइल ने कुछ मिसाइल्स लॉन्च की थी, उस समय ईरान ने कुछ रिएक्ट किया था, रिटेलिएट किया था, लेकिन बहुत लिमिटेड था, और इजराइल ने इसका काउंटर कर दिया था। इस बार देखिए उनके पूरे एयर डिफेंस को पैरालाइज कर दिया था। एक भी जहाज, एक भी इंटरसेप्ट या एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि उनके अंदर कुछ खामियां हैं, और पूरा ये अपने आप जो डेवलप करके कर रहे थे उसके भरोसे पर है। उसके भरोसे पर बहुत दिन नहीं जी सकते थे, सर्वाइव नहीं कर सकते थे। इसका रिजल्ट इन्होंने देख लिया। अभी देखिए जिस तरीके से दो तीन दिन पहले जब यूएस ने अपने एम्बेसी स्टाफ कम किए थे, हटाए थे, तो क्लियर कट इंडिकेशन था कि 61 डेज होने वाले हैं, और जैसी होगा ये अटैक होगा। ईरान विल कम डाउन ऑन द नीज जी। अब ईरान ने अपनी इराक की भी हालत देखी है। इराक उसका पड़ोसी देश था, इराक भी बहुत पावरफुल था, वो देश था, उसकी क्या हालत देखी है। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान अमेरिका के कंडीशंस पर, इजराइल की कंडीशंस पर आएगा और कुछ समझौता हो। नहीं, इसके आप आगे इसको और एस्केलेट होता हुआ नहीं देख रहे हैं? आप कह रहे ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है? कुछ रिएक्शन करेगा, लेकिन उसे ज्यादा डैमेज नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूं कि अपने एयरक्राफ्ट यूज नहीं कर सकता वो, बिकॉज उसको एयर स्पेस जो जॉर्डन पर करना पड़ेगा, या सऊदी अरेबिया पर करना पड़ेगा, इराक पर करना पड़ेगा, उसकी परमिशन उसको नहीं मिल सकती। अब अकेले करेगा तो बीच में बहुत सारे टारगेट हो गया, वो एयरक्राफ्ट उनके वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सऊदी अरेबिया में या जॉर्डन में। मिसाइल्स कर सकता है, लेकिन मिसाइल्स कितनी है, कितनी अच्छी है, कितनी एक्यूरेसी है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इट इज समथिंग लाइक चाइना। तो चाइना के मिसाइल्स और ये एयर डिफेंस जिस तरह पाकिस्तान ने यूज किया था, वैसे ही इनके पास भी है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए क्रिएट करेगा, बट उसका टर्म्स एंड कंडीशन पर आएगा। माथुर सर से जानते हैं, माथुर सर क्या सोच रहे हैं? माथुर सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं बोरा साहब हैज स्पोकन लाइक ए जनरल, and I will agree with him 100% like a good diplomat. मैं पूरी तरह से बोरा साहब से एग्री करता हूं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ईरान कुछ नहीं कर सकता। उसकी कुछ वजह उन्होंने बताई, 2-3 वजह मैं बताता हूं। देखिए, जो ईरान और बाकी बचा हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो अपने जो मुस्लिम इक्वेशन में एक दूसरे का नेचुरल एडवर्सरी है। सऊदी अरेबिया और ईरान नेचुरल एडवर्सरीज हैं। दूसरी चीज, कुछ देश वेस्ट एशिया के, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, इन लोगों को इस बात का पता है कि केवल टेररिज्म और तेल
बहुत ज्यादा दिन तक उनको आगे नहीं ले जा सकता। उनको अगर आगे बढ़ना है, अगर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और ज्यादा, तो उनको बाकी देशों के साथ व्यापार करना पड़ेगा, उनके साथ मिल करके रहना पड़ेगा। आप देखिएगा कि ये जो सऊदी अरब है, यूएई है, ये अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि क्या किस प्रकार की चीजें हो रही हैं। और अभी बताया तिवारी साहब ने, एयर स्पेस उन्होंने खाली करके दे दी है। तीसरी चीज, एक प्रश्न जो 1 महीने पहले पाकिस्तान पूछ रहा था, वही प्रश्न आज ईरान पूछेगा। पाकिस्तान कह रहा था भाई तुम्हारे JF-17 का क्या हुआ, HQ-9 का क्या हुआ, जितने भी चीन के द्वारा दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कहां गए। ईरान के पास भी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स उसी चीन के द्वारा दिए गए हैं, JY-14, HQ-9, साइलेंट हंटर, दिस दैट एंड द अदर। वो कहां गए? 200 एयरक्राफ्ट 1600 किलोमीटर दूर से आकर के हमला करके आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करके, आपके 7-8 टॉप जनरल्स को मार के, आपके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मार के वापस चले जाते हैं, और आप कहते हैं कि भाई साहब अब क्या करें हम। तो ये आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ये हमला करके दिया है। ये बहुत जबरदस्त, इसको मैं एक लाइन में बताऊंगा, ये मेटिकुलस प्लानिंग बाय द मोसाद एंड सर्जिकल एग्जीक्यूशन बाय द IDF। बहुत गजब का एग्जीक्यूशन हुआ है। पिछली बार जब किया था, पिछली बार जब इन्होंने हमले किए थे, उस बार भी इन्होंने पहले इनके तमाम एयर डिफेंस के जितने भी एसेट थे उनको न्यूट्रलाइज किया था। एग्जैक्टली जो उन्होंने 8 तारीख को करके दिया था कि एयर डिफेंस के उनके सब चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया, और फिर उन्होंने टोह ले ली थी कि कहां पर क्या है। एक बात बिल्कुल निश्चित है विवेक, कि ये ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देंगे, फुल स्टॉप। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और अमेरिका ने कुछ महीने पहले B-2 बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में शिफ्ट कर दिया है। वो वहां पर पिकनिक के लिए नहीं आए, वो किस लिए हैं वो ईरान को भी पता है और इजराइल को भी पता है। और इजराइल किसकी मदद से ये पूरा काम कर रहा है वो सारी दुनिया जानती है। ट्रंप के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, रीड इन बिटवीन द लाइंस, यू विल नो कि ये ऑपरेशन शायद वही प्लान हुआ है पेंटागन में। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए, बिल्कुल ईरान के पास कोई काबिलियत नहीं है, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित है। रूस, चीन, कोई भी अपना इंटरेस्ट ढूंढता रहे, लेकिन वो उनके साथ डायरेक्टली ये नहीं। अपने लोगों ने कहा है, तुर्की ने कहा कि मैं अपनी सेना भेजूंगा आपके साथ लड़ने के लिए। पाकिस्तान ने कहा ऐसा कुछ, किसी ने कहा, चीन ने कहा, नॉर्थ कोरिया ने कहा, नो वन इज। चीन ने कहा कि हम ईरान के जो ऊपर हमला हुआ है और ईरान की संप्रभुता का जो उल्लंघन हुआ उसका हम विरोध करते हैं, शांति स्थापित करने के लिए भूमिका निभाने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन मैं आपको इस बात, मुझे यकीन है इस बात का, आई मे बी रॉन्ग, कि उनके साथ फिजिकली कोई भी आकर के खड़ा होने वाला नहीं है। ईरान सर ऐसा नहीं है, ईरान के पास अच्छे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। हाँ, अच्छे जो बैलिस्टिक मिसाइल जो पहुंच नहीं रहे कहीं भी, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो करके हमला करके उनसे देख लेंगे, उसके बाद उनका क्या होगा वो भी वो आने वाला समय बता देगा। इट्स नॉट वेरी फार, ये सब हमको स्वयं नजर आएगा, और we'll have a discussion after that also। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूं कि मुझे लगता है कि मेरा जो हंच है वो ये कहता है कि अब टाइम आ गया है कि ईरान में रिजीम चेंज होए। अब टाइम आ गया है कि ईरान में कोई अलग किस्म की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप तो खत्म ही हो गई, अब दोबारा नई आनी पड़ेगी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप अलग किस्म की आए, जो कि प्रैग्मेटिकली सोच सके, जो कि ये समझ सके। यूके देवनाथ जी, आप कह रहे हैं रिजीम चेंज होगा, इससे असर होगा। वहां कोई प्रो अमेरिकन रिजीम जो आए वो इजराइल और अमेरिका के साथ बातचीत करके अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके। ये मैं वोरा सर एक सेकंड में आ रहा हूं, एक बार यूके देवनाथ सर और चक्रपाणी सर से छोटा रिएक्शन ले लो, फिर मैं आता हूं आपके पास। यूके देवनाथ सर, देखिए 1979 के पहले वहां पर प्रो अमेरिकन रिजीम थी, और उसी वजह से काफी सारे लोगों ने उस वक्त रेवोल्यूशन करके प्रो अमेरिकन रिजीम को बाहर भेजा। उसके बाद आयतुल्लाह ख़ुमैनी आए। ईरान में ये याद रखना पड़ेगा कि रिलीजियस बायस बहुत ज्यादा है वहां पे। पॉलिटिक्स और रिलीजियन हमेशा हजारों साल से एक साथ रहे हैं। तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो पकड़ है, इसको कौन ढीली करवाएगा, रिजीम चेंज कौन करने की कोशिश करेगा,
जो मॉडरेट्स हैं वो सब 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान छोड़कर भागने में मजबूर हो गए। जितने पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल्स थे या लेफ्ट, सेंटर ऑफ लेफ्ट लोग थे, सब अब चले गए हैं यूरोप में और अमेरिका में। तो ईरानियन रिजीम की जो पावर है वो उनके रिलीजियस जो बेस है उस पर बहुत मजबूत है। तो बहुत मुश्किल होगा रिजीम चेंज करने का वहां पर। अमेरिका कोशिश कर रहा है, कोशिश करता रहा है, बहुत ही मुश्किल काम है जी। नहीं, आप कह रहे रिजीम चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या ईरान टकरा सकता है इसराइल से, और इसराइल को बैक कर रहा है अमेरिका? नहीं 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 नहीं, ये अगर कोई सोच रहा है कि ईरान इजराइल से या अमेरिका से टकरा रहा है तो शायद उसको देखिए, मैं न्यूट्रल मिलिट्री एक्सपर्ट के हिसाब से बात कर सकता हूं। ईरान के पास प्रैक्टिकली कोई भी एयरफोर्स नहीं है, कोई भी एयरफोर्स नहीं है। बांग्लादेश एयरफोर्स की सिचुएशन ईरानियन एयरफोर्स से ज्यादा अच्छी है। ईरान के पास कुछ पुराने टूटे फूटे जहाज हैं, 40 साल पुराने, वो कहीं नहीं जा सकते। वो सिर्फ उनका जो राष्ट्रीय त्योहार होता है उस दिन फ्लाई पास्ट कर सकते हैं। उसमें ना कोई वेपन है, ना उनमें कोई रेडार सिस्टम है। ईरान की नेवी जो है वो पर्शियन गल्फ को छोड़कर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकती है। अगर उन्होंने कोशिश की तो अमेरिकन नेवी जो है पर्शियन गल्फ में उनको महज 4 घंटे में डुबा देगी। ईरानियन एयरफोर्स की हम बात कर रहे थे। देखिए, आज अगर ईरानियन एयरफोर्स में कुछ भी ताकत हम सोच लें, एयरफोर्स वाला आकलन कहता हूं, यूएस एयरफोर्स जो कि गल्फ में डिप्लॉयड है, सिएटो सेंटो में जो भी है, वो महज 30 मिनट के अंदर ईरानियन एयरफोर्स को 1 घंटा भी नहीं लगेगा जमीन पे लाएंगे। ईरानियन आर्मी में कोई दम नहीं है। 10 साल तक इराक के साथ लड़ाई की, वो कहीं नहीं गए। ये ना 7 किलोमीटर इधर, ना 8 किलोमीटर इधर। जो आईआरजी, देखिए, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को समझना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं सब वहां पर। सब लोगों को प्रमोशन इसलिए मिल जाती है कि कौन कौन रिलीजियस यकीन रखता है और आयतुल्लाह खमेनी के नजदीकी है। क्या ईरान बहुत बड़े रॉकेट और मिसाइल से हमला कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने पिछले बार भी देख लिया, अक्टूबर पिछले साल जब हमला हुआ, उन्होंने 300 के बराबर दागे, उसमें से मुश्किल से 3 ईरान में पहुंचे और इजराइल में पहुंचे और कोई नुकसान नहीं हुआ इजराइल में। इस बार भी यही होना है। इन्होंने 300, 600, 800, इनके पास शायद टोटल 2000 के आसपास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज या इंटरमीडिएट रेंज रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं। ये कोई इजराइल पहुंचेगा नहीं, तो इजराइल कुछ कर नहीं सकता। इजराइल की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 10 किलोमीटर भी अरेबियन सी की तरफ यानी नहीं आप कह रहे हैं कि इजराइल से टकराने के लिए ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से आप आकलन कर रहे हैं वो 10% के हिसाब से बता रहे हैं। मैं जल्दी से सुदर्शन चक्रपाणी जी का एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं वोरा सर आपके पास आ रहा हूं। सुदर्शन चक्रपाणी सर। विवेक जी, सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद। जनरल वोरा और डिप्लोमेट माथुर के बाद अब मेरी बारी आ रही है। सॉरी, डिप्लोमेट वोरा और जनरल माथुर। देखिए, ऐसा है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने हाथ बांध के काम किया था, क्योंकि हमने ग्रेजुएटेड जो हम कर रहे थे एस्केलेशन, वो हम दिखा रहे थे। इजराइल ने वही ऑपरेशन सिंदूर का टेम्पलेट इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले हथौड़ा मारा है, ताकि फिर उसके बाद चींटी उठने की जुर्रत भी ना कर सके। टॉप लीडरशिप गायब, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो न्यूक्लियर हो। बचे हैं खमीनेनी साहब, वो कब तक जिंदा रहेंगे? एक पैर कब्र में, दूसरा पैर केले के चिक्कल पे। अब आते हैं हम कैपेबिलिटी के ऊपर। जहां तक कैपेबिलिटी का सवाल है, जो ईरान की सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी थी वो थी उसके ड्रोन्स और मिसाइल्स। ड्रोन्स और मिसाइल्स और न्यूक्लियर ऑप्शन को इजराइल ने इस बार पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आपने, अगर आपको याद होगा, शुरुआत में जो आपने वीडियो दिखाए थे उनमें से एक था जो लगातार सिलसिलेवार बेग धमाके हो रहे थे, वो उनके वही बम जा रहे थे एक के बाद एक। ठीक है, जहां तक ईरानियन नेवी का सवाल है, नॉन एग्जिस्टेंट। एयरफोर्स भूल जाइए। आर्मी, रिपब्लिकन गार्ड इज देयर क्रीम द ला क्रीम, वो भी पॉलिटिकल, जैसे देवनाथ जी ने बताया है। तो उसके पास है क्या, कौन सा साधन है उसके पास कि वो इजराइल के ऊपर या किसी के ऊपर कुछ कर सके? उसके पास था सबसे बड़ा हथियार, जिसको हम कहते थे 3H, हमास,
हिजबुल्ला और हुती। हमास थैंक यू वेरी मच, हिजबुल्ला थैंक यू वेरी मच, हुती का हाल बुरा है। अब बचा कौन, कहां से वो क्या लेके आएगा? ठीक है, अब हमको ये देखना है कि आगे क्या होगा जी। ये मत भूलिएगा, ये पूरा का पूरा प्रकरण कैसे हुआ है, ये एक चेस गेम की तरह हुआ है। एक एक मूव सोच समझ के किया गया, महीनों पहले से प्लान था। ये मत भूलिए। ठीक है, देखिए अमेरिका ने क्या किया, पहले अपना कैरियर टास्क फोर्स पर्शियन गल्फ से निकाला और वापस भेज दिया। फिर उसने सऊदी अरेबिया में मक्का के आसपास पेट्रियट मिसाइल का ये बनाया। थर्ड मिसाइल को उसने वहां भेज दिया, पूरा बैटरी इजराइल के अंदर। अब उसके बाद उसने उठा के किया पाकिस्तान को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया कि वो हेल्प कर सके ईरान को। पाकिस्तान क्या है, मैंने जब कई बार कहा है आपको कि पाकिस्तान है हीरा मंडी, जो उसको पैसे देगा उसकी तरफ वो बात करेगा। तो पाकिस्तान को क्या चाहिए था, पैसे IMF से लोन मिल गया, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल गया, मतलब इन प्रिंसिपल मिला है, और क्रिप्टो करेंसी में उसको एक दिलासा, एक मैंने शगुफा दे दिया कि चलिए ठीक है आपको हम करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी होती है जिसके आप टेररिस्ट के साथ कुछ कर सकते हैं, वहां चोरी छुपे काम हो सकता है। ये सब उसने कर दिया, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, मुल्ला मुनीर को लेके अमेरिका में आके बैठा दिया कि वो भाई साहब आप कुछ ना करें, आप बैठे रहें अमेरिका के अंदर और हमारे टुकड़ों पे पलते रहें, हमारी तरफ से बोले जो भी हमें बोलना है। उनको क्या नहीं मालूम था कि इजराइल मारने वाला है? उनको बिल्कुल मालूम था। एक दिन पहले मुल्ला मुनीर को वहां बुलाया, उसको वहां बैठाया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं कर सकती। ये एक चेस मूव है, और इस चेस मूव में पाकिस्तान को एक पैसे की तरह इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। और अमेरिका ने एक बहुत बढ़िया सा ये कर दिया कि साहब ये इजराइल ने जो किया हमने कुछ नहीं किया। ये डिनायबिलिटी है, पॉसिबल डिनायबिलिटी। डिप्लोमेटिकली सब कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो तो अब इजराइल को हम क्या कर सकते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। लेकिन अमेरिका का हमेशा प्लान था कि ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उसको ध्वस्त करना, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कई दिन पहले से बता रखा था, 60 डेज वार्निंग दी थी, और आज 61st डे है। आप देख लीजिए क्या हुआ है 61st डे। अभी भी ईरान के पास मौका है। मौका ये है कि खमेनी साहब अपने आप को जय हिंद कर दें, और जहां पे उनको खजूर खाने जाना है तो वहां चले जाएं, खजूर उनको मिल जाएंगे, और रिजीम चेंज तो होके रहेगा, क्योंकि अब बिना रिजीम चेंज के ईरान वापस नहीं आता। लेकिन एक बड़ी कहावत है मशहूर, मरता क्या ना करता। तो मुझे लगता है कि आखिरी जितने भी जो भी बैलिस्टिक मिसाइल बचे हैं ईरान, वही भाई इज्जत तो बचानी होगी खामनेई साहब को, वरना ना इज्जत बचेगी और ना ही कुर्सी बचेगी। तो दोनों में से कुछ तो बच जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वोरा सर कुछ कहना चाह रहे थे। वोरा सर। तो नहीं, अभी मैंने सुना है सर, ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन मेरे कॉलीग्स ने दिया। एक चीज मेरे ध्यान में अभी आई है, मुझे मोबाइल पे एक इजरायली फ्रेंड ने मैसेज अभी जैसे हम बात कर रहे थे, उसने कहा कि एम्बेसडर मत भूलिए 2 हफ्ते पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना, IAEA जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर वॉचडॉग, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पहली बार 20 साल में एक रिपोर्ट जारी की है कि ईरान जो कहता है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्वक है, पीसफुल पर्पस से, सर द रिपोर्ट सेज ईरान झूठ बोल रहा है, ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा है। ये 2 हफ्ते पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हम भी मेंबर हैं, जितने उसके मेंबर्स हैं उनमें से कोई नहीं कहेगा कि ये तो शांतिपूर्वक लोग हैं, ये तो अमन पसंद लोग हैं, डार्लिंग है, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये भी रिपोर्ट आ चुकी है। और फिर टाइमिंग आप मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, आप खुद समझ लीजिएगा। रिपोर्ट आती है, ट्रंप का 60 डेज खत्म होता है, ट्रंप साहब एक वार्निंग देते हैं, और सऊदी अरेबिया कहता है, सुनिएगा पढ़िएगा मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहते हैं, वी आर कंसर्न कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होने की संभावना एटसेट्रा, आउट, फिनिश्ड, खत्म। अगले 50 साल के लिए ईरान आप जरा आराम से सोइए और अपनी, आजकल तो पता नहीं हुरें मिलती हैं, चुड़ैलें मिलती हैं, उनके बारे में सपने देखिए। गेम ओवर फॉर ईरान सर, इट्स डन, फिनिश, सील्ड, डिलीवर्ड। सर एक सांसद हैं अमेरिकी सांसद विटकॉफ, उन्होंने सीनेट के रिपब्लिकन सांसदों को बताया है कि ईरान पलटवार करेगा अपने मिसाइलों से, और ईरान की मिसाइल क्षमता इजराइल के लिए
परमाणु खतरे जितनी घातक हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल, ये बताया गया है सिर्फ टू जस्टिफाई जो इसराइल ने किया है कि भाई इसराइल को बहुत डर है, उसकी मिसाइलों से सब ठोक दिया। ये सवाल नहीं पैदा होता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो अमेरिकन एसेट्स पे हमला करेगा ईरान। अरे क्या वो खुदकुशी करना चाहता है? सुसाइड 72 घंटों में खत्म हो जाएगा अगर उसने कुछ किया। नॉट अ चांस इन हेल। गधे हैं, बेवकूफ, सॉरी बेवकूफ हैं, गधे नहीं हैं। बाकी के मुस्लिम कंट्री क्या खामोशी से इसको देखते रहेंगे? क्या करेंगे? जिसमें हिम्मत है कि वो सपोर्ट करे उसको, हाँ स्टेटमेंट्स देंगे, ये नहीं करना चाहिए था, इसे बड़ा खराब है, बड़ा प्राइवेटली बोलेंगे टाइगर बड़ा अच्छा किया, 2-4 और ठोक दे। ये तो मैंने देखा है अपने करियर में, हम भी तो यही करते हैं सर। अच्छा, बाहर आके बोलेंगे बहुत गलत किया और अंदर बोलेंगे अच्छा अच्छा ही किया, चलो यार काम खत्म किया, बहुत अच्छा किया, अगली बार मत करना, और करोगे भी तो कुछ देर के बाद करना, और करोगे भी तो एक बार में सब खत्म कर देना, 3-4 स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है सर। दे डोंट लाइक ईरान। जो मोनार्कीज हैं, जो ईरान इज स्वॉर्न, नहीं इस्लामिक कंट्रीज में तो सर एक दूसरे को ही पसंद नहीं करते। मैक्सिमम कंट्रीज सब लीडर बनने की कोशिश में है कि मुस्लिम देशों का, या पाकिस्तान भी लीडर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। इनका तो आपस का ही कुछ अलग मामला चल रहा होता है, ये तो कभी एक मिलकर रह ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है और ईरान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। बॉलीवुड का स्क्रिप्ट लिख सकता है, अगली फिल्म बनेगी ना नेटफ्लिक्स की, ऑपरेशन राइजिंग लायन, आप देखिएगा क्या होता है उसके अंदर। फाइनली सर, आप सबको आई रेकमेंड, प्लीज रीड दिस बुक। सो दिस इज माय फेवरेट, आई रीड इट एवरी डे, राइज एंड किल फर्स्ट। पता नहीं आपको नजर आ रही है कि नहीं? बिल्कुल दिख रही है सर, बिल्कुल। मैं अभी आज ही इसको ऑर्डर करता हूं और मंगवाता हूं। मेरे एक इजरायली दोस्त रोनेन बर्गमैन ने लिखी है जी। किस तरह से पिछले 50 साल से इजराइल का डीएनए उठो और पहले मारो, और ईरान के बारे में खास चैप्टर है किस तरह से बराबर इजराइल उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनकी हुरों के पास भेजता रहा है। राइज एंड किल फर्स्ट, रोनेन बर्ग। मैं तो रोज पढ़ता हूं इसको, आई फाइंड न्यू थिंग्स इन दिस एवरीडे। इजराइल जो करता है, और सर लेट मी कंक्लूड, वो इनडिसाइसिव इंडिया चला गया है सर। ये जनरल साहिबान हमारे बैठे हैं, सबको हम सैल्यूट करते हैं। आफ्टर सिंदूर, इनडिसाइसिव इंडिया हैज बिकम भारत बहादुर। तिवारी सर के पास, ओपी तिवारी सर, एक और जो थियोरी बहुत फ्लोट कर रही है और ऐसे सवाल कई बार उठाए गए हैं, जो बात वोरा सर कह रहे हैं उस बात को आगे अगर से कनेक्ट करें तो तिवारी सर, क्या जो अटैक था हमास के जरिए इजराइल पर, उसके पीछे यूएस का हाथ था, जिससे कि इजराइल और यूएस के हाथ ईरान की गर्दन तक पहुंचे? एक बहुत लंबी स्क्रिप्ट हो सकती है, वैसे भी वोरा सर बार बार कह रहे हैं कि ये कोई फिल्म सीरीज और वेब सीरीज की कहानी नहीं, ये हकीकत में जो हो रहा है, और ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर सब सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको दिखती है? देखिए विवेक, जिस तरीके से हमास से अटैक किया, इसमें देखिए बिल्कुल इजराइल के पास इतनी पॉपुलेशन, इतना छोटा एरिया, फिर भी ये समझ नहीं पाए। तो ये अपने आप को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सेट होना चाहिए, इतना रिलैक्स कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने दुश्मन को इतना कमजोर नहीं मानना चाहिए। मोसाद के पास जानकारी रही होगी, यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है सर। तिवारी सर, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि मोसाद के पास इंफॉर्मेशन थी, दुनिया की सबसे एलीट खुफिया एजेंसी, उनके पास जानकारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अमेरिका और इजराइल के एक ज्वाइंट कॉन्स्पिरेसी के तहत यह हमला हुआ, जिससे इनके हाथ जो है वो ईरान की गर्दन तक पहुंचे हैं। देखिए ये जानकारी अगर थी तो देखिए इतने कितने हो गए, 1 साल से ज्यादा हो गया ना, 1.5 साल हो गया, ये छोटे से एरिया पे इजराइल कब्जा नहीं कर पा रहा। तो इतना बड़ा बदनामी इतनी मोसाद की और सबकी हुई, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, लेकिन मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इजराइल छोटा सा देश है और जितने लोगों को ले गए उनके हॉस्टेजेज, इजराइल के जो हॉस्टेज थे वो अभी वापस नहीं आए। लेकिन ईरान का ये इजराइल को पक्का कंफर्म है कि जितनी इनकी हिजबुल्लाह हो या हमास हो या 3H हो, बिना ईरान के सपोर्ट से ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखिए इतनी बुरी तरीके से हमास को पैनलाइज करने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ अटैक कर रहा है। तो उनके पास कहां से आ रहा है? इजिप्ट से सामान आ रहा है, सी लाइन तो ब्लॉक्ड है, फिर भी उनके पास आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल के भी कुछ लोग इन्वॉल्व है उनके साथ, लेकिन इन सब को कमजोर करने से काम नहीं चलेगा। जो इजराइल ने सपोर्ट लिया है ईरान को खत्म करने के लिए, लेकिन ईरान को इतना कमजोर नहीं समझा सकता कि ये हाथ
तुरंत हाथ खड़े कर देगा। लेकिन ईरान की परेशानी, दूसरी परेशानी जो डिस्कशन हो रही थी कि जितने ये देश हैं, मे बी सऊदी अरेबिया हो या जॉर्डन हो या यूएई हो, किसी को भी कोई भी पैलेस्टीनियन नहीं चाहिए, एक भी रिफ्यूजी नहीं चाहिए उनको। उनकी सबसे बड़ी समस्या वही है। तो मेन जो दुश्मनी इनके ईरान से यही है कि ईरान आप उनको तंग सपोर्ट करोगे और वहां से पैलेस्टीनियन हमारे देश में आने की कोशिश करेंगे। प्लस ये सब मोनार्की है, दे आर यूज्ड टू सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ। इस तरीके से नहीं होगा कि आज तख्ता पलटा कुछ और चला गया। जहां तक ईरान का इंटरनल सिचुएशन की सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि आज की जो लड़कियां वहां पर होंगी अपनी दादी और नानी से कहानियां सुना करती होंगी कि वो कैसे रहते थे। तो इस पॉइंट पर उनमें तो एक लोकल अनरेस्ट तो है ही, जैसा देवनाथ साहब बोल रहे कि रूल चेंज होने के चांसेस चेंज काफी होंगे, बिकॉज अंदर लोगों के बीच में काफी अनरेस्ट है। पढ़ाई सब कुछ आने के बावजूद भी इस मल्टीपल एज में कहां पीछे रह रहे हैं, इसके लिए तो तैयार नहीं है। लेकिन इतना मजबूत थी इनकी सरकार जो इतना दबा के रखा हुआ था। लेकिन अब जब भी इजराइल और ईरान का, ये इजराइल और यूएस का जब भी अटैक इनके पर आएगा, ये कमजोर होकर अंदर से घबराएंगे और लोग रोड पर आएंगे। और ये 92-93 ईयर्स के होंगे, तो इनकी कबर, जैसा रूपानी साहब बता रहे थे, एक पैर कबर में, इनको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये निकलेंगे। लेकिन जहां तक रिटेलिएशन का सवाल है ईरान का, मुझे उम्मीद है कुछ तो अवश्य करेगा। बिकॉज इसकी इमेज की बात नहीं कर रहा हूं, बट अपना फेस सेविंग के लिए कुछ अवश्य करेगा। अब एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट बता रहे थे, एयरफोर्स नहीं है, लेकिन अगर होते भी कि जहाज इनके, तो जहाज फ्लाई करके जाएंगे कैसे? कॉमन बॉर्डर तो है नहीं, आर्मी क्या करेगी? अब मिसाइल से ही अटैक कर सकते हैं, ड्रोन से ही अटैक कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन और मिसाइल उतने रिफाइंड नहीं है कि जहां पर एक्यूरेसी डिफाइन की जाए। से इजराइल छोटा सा देश है, और जो इजराइल ने और या इंडिया ने जैसे स्ट्राइक, प्रिसाइज स्ट्राइक किया था, उस तरीके की स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी ईरान के मिसाइल्स में नहीं है, और रिच कर सकती है। कुछ डैमेज अवश्य होगा, लेकिन रिटेलिएशन होगा। अब ये कब कब इनके अमेरिका की कंडीशंस पर आएगा या इजरायली कंडीशंस पर आएगा, समय की बात है। लेकिन एक चीज सिद्ध हो गई है कि विदाउट इजराइल ट्रंप इज नथिंग। ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया के बारे में कुछ करने की कोशिश की, इंडिया के बारे में कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, इस ओनली बिकॉज ऑफ इजराइल। पहली बार ट्रंप साहब का थोड़ा जो कहा वो हुआ। तो ट्रंप को भी समझना चाहिए कि अमेरिका उस हालत में नहीं है कि डिक्टेट कर सके। इजराइल ने पहले भी कहा हुआ है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, हम किसी की बात सुनेंगे नहीं। लेकिन ये नहीं है कि अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, और इंटेलिजेंस इनपुट नहीं आई होगी, या उनके जो एयर डिफेंस है उनको पैरालाइज करने में या उनको मोबाइलाइज करने में सपोर्ट नहीं किया होगा। ये सब इनडायरेक्ट सपोर्ट अवश्य है। लेकिन ट्रंप को ये भूल जाना चाहिए कि विदाउट इजराइल ही कैन डू एनीथिंग विद ईरान। माथुर सर। हाँ विवेक, नहीं, ऑप्शन क्या है ईरान के पास? तो जैसे कि तिवारी सर कह रहे हैं कि बदला तो वो जरूर लेगा, और ये बदला होकर भी रहेगा। यानी कि, और अगर हम ईरान की कैपेबिलिटी देखें तो बेशक उसके पास बहुत ताकतवर फौज नहीं है, लेकिन ये बात भी हमें यहाँ पर डिबेट के दरमियान रखनी होगी कि उसके पास उन्नत ड्रोन की एक फौज है और मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा जखीरा है। विवेक देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मिलिट्री का काम जो तरीका होता है, जो अंडरस्टैंड मिलिट्री को जो समझने, मिलिट्री प्रोसेस को जो समझने की आवश्यकता होती है, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो ये चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपके पास क्या है, इट डज नॉट मैटर। आप उस क्या में से कितना क्वांटम पॉइंट ऑफ डिसीजन में अप्लाई कर सकते हो, दैट मैटर्स। अगर आज की तारीख में ईरान के पास अगर 1 लाख भी ग्राउंड फोर्सेस हैं, तो वो कहां इजराइल के खिलाफ लगाएगा? सीरिया लगा चल के जाएगा या कैसे जाएगा? आई मीन यू टेल मी। तो ये कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसमें से अप्लाई क्या कर सकते हो एट द पॉइंट ऑफ डिसीजन, वही मैटर करता है। अमेरिका के पास इतनी फोर्स है, क्या उसको जरूरत है 11 अड्डे उसने पूरे मिडिल ईस्ट में बना रखे हैं? वो इसीलिए बना रखे हैं कि इतनी बड़ी फोर्स अगर अमेरिका में होगी तो उसको आपको तुर्की में या सीरिया में या कहीं इराक में अप्लाई करते करते 6 महीने लग जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते, इतनी भी उन्नत आप टेक्नोलॉजिकली हो। तो आर्म्ड फोर्सेस का यही होता है कि आप उसमें से अपने पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई क्या कर सकते हैं। और आज की परिस्थिति में ईरान के पास इजराइल में अप्लाई करने के लिए ना तो नेवी है ना एयरफोर्स है, तो आर्मी का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। आर्मी पहुंच नहीं सकती। उनके पास 3 थे रेजिमेंट्स, हमास रेजिमेंट,
हिजबुल्लाह रेजिमेंट और हुती रेजिमेंट, उनको तहस नहस कर दिया गया है। अब उन्होंने आकर के जो रेजिमेंटल हेडक्वार्टर है जो कि ईरान है, उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, पिछली बार भी जब उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, 100 जहाज पिछली बार भी लाए थे, सब कुछ पिछली बार भी उन्होंने बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा दिया था इनको। उसके बाद क्या रिटेलिएशन हुआ, आप मेरे को बताइए। 600 ड्रोन, 800 ड्रोन, जिसमें से 3 पहुंचे, 5 नहीं पहुंचे। तो ये मेरा मानना है कि किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूं कि वो बहुत वीक कंट्री है ये, लेकिन सर्कमस्टेंसेस जो आज की परिस्थिति बनी हुई है, उसमें ईरान के पास बिना किसी आउटसाइड डायरेक्ट सपोर्ट के किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन लेने की क्षमता बहुत कम है। वो अपना फेस सेविंग के लिए, जैसा कह रहे हैं कि कुछ मिसाइल्स फायर करेंगे, कुछ ड्रोन्स फायर करेंगे, उनका कितना असर होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब इजराइल ने ये हमला करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने बड़े भाई साहब से पूछ लिया कि हम ये महिला हमला कर सकते हैं, तब उन्होंने जितने भी रेपरकशंस या रिटेलिएशंस की कॉन्टिजेंसीज होती हैं, तमाम कॉन्टिजेंसीज को कंसिडर किया है विवेक, फिर उनको वॉर गेम किया है, फिर ये देखा है कि उन कॉन्टिजेंसीज से निपटने के लिए उनके पास वेरबतौल है या नहीं है, क्या वो वेरबतौल सही जगह पर उपलब्ध है। यही मैं बार बार बता रहा हूं कि जगह पर उसका होना जरूरी है। आपके पास 2 लाख टैंक हैं, लेकिन वो अगर सियालकोट नहीं पहुंच सकते तो किसी काम के नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये उन्होंने पूरा वॉर गेम करके रखा हुआ था और किसी भी प्रकार के रिटेलिएशन के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार है। अकेले ईरान के रिटेलिएशन के लिए भी पूरी तरह तैयार है, और ईरान के साथ अगर कोई और मिलकर के आना चाहता है उसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है। यही अच्छी मिलिट्री प्रोफेशनल मिलिट्रीज का काम करने का तरीका होता है कि वो जो एक्शन लेते हैं उसका रिएक्शन जो होगा, उन तमाम रिएक्शंस को मेरा जो ध्यान जा रहा हो बार बार चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के ऊपर जा रहा है। कह रहे हैं ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन जो हुआ उसका विरोध करते हैं। कीर स्टारमर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं हम तनाव कम करने के लिए काम कर रहे हैं, अभी संयम, शांति और कूटनीति की जरूरत है। जापानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान में चल रही शांतिपूर्ण बातचीत के बीच सैन्य बल का उपयोग बेहद दुखद है। तुर्की कह रहा है कि इस्राएल की कार्रवाई दिखाती है वो कूटनीति से समाधान नहीं चाहता है। एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं मैं ईरान पर हमले की निंदा करता हूं। नेटो महासचिव कह रहे हैं कि सहयोगी को तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए, इजराइल की कार्रवाई एक तरफा है। ये क्या हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। वही मैं कह रहा हूं, इनमें से किसी ने भी ये कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान अगर हम इसका रिटेलिएट करेगा तो हम उसका साथ देंगे, हम उसको हथियार देंगे, हम उसको। चीन की तो परेशानी सिर्फ ये है, चीन की उनको कि मैंने जो हथियार दे रखे हैं, मैंने नाम बताया था आपको, 3-4 और 50 किस्म के हथियार हैं उनके पास। HQ-2 है और JF-7 है और 14 है और पता नहीं क्या क्या है। वो चीनी हथियार हर जगह बिल्कुल फ्लैट हो रहे हैं। तो चाइना की परेशानी और अभी मैं ठीक है सर, मैं समझ गया। मैं देवनाथ सर के पास आ रहा हूं, बोरा सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अभी बड़ी खबर ये मिल रही है कि इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। लोकल लोगों ने शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई बड़े धमाके की खबर दी है। तबरेज शहर से भी धमाकों की जानकारी सामने आ रही है। ये अभी 5 मिनट पहले बड़ी खबर आई है सीधे ईरान से। मैं देवनाथ सर का एक रिएक्शन और चक्रपाणी जी का एक रिएक्शन चाहूंगा इसी पर। क्या इजराइल नहीं रुकने वाला है जब तक ईरान पर जो है वो ईरान परमाणु तरीके से सरेंडर ना कर दे? बताइए। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने जो हमला किया है उसको फिर से रिपीट करेगा, 2 या 3 बार तो डेफिनेटली करेगा, और उसके बाद फिर उसने रोक देना है इस तरह की कार्रवाई को, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि वो ईरान को एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पाठ पढ़ाना चाहते हैं देवनाथ सर, या चाहते हैं कि ईरान परमाणु डील अमेरिका से साइन कर ले प्रेशर में आकर, लेकिन इसके बाद खामनेई साहब के सामने कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, उन्हें देश छोड़कर भागना ही पड़ेगा। हाँ, देखिए, अमेरिका भी चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के शहर पर ही इजराइल ने ये हमला किया। आज जो हमला किया है 200 फाइटर विमान, इनमें से एक भी फाइटर विमान ऐसा नहीं है जो कि मेड इन अमेरिका ना हो, चाहे F-35 हो, F-16 हो, F-16 हो, सब F-15 हो, सब मेड इन अमेरिका। जितने बॉम्ब्स गिराए हैं, 400 बॉम्ब्स गिराए हैं, ये सब अमेरिका की मदद से इजराइल में बन रहे हैं। जितनी इंटेलिजेंस दी है, हम मोसाद की बात कर रहे हैं, देखिए मोसाद ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जितनी सैटेलाइट या स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस है अमेरिका उनको दे रहा है।